जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई में आप सभी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। आशा करता हूं कि बड़ी मेहनत के साथ आप सभी सारी क्लासेस को ले रहे होंगे और बढ़िया तरीके से सभी का रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि सारी चीज़ें आपको तब ही याद हो जाएं जब आपने उनको पढ़ा है। और ऐसा करना बड़ा ज़रूरी भी है ना, तो एग्ज़ाम आपका काफ़ी दूर है। और ऐसे में मतलब काफ़ी दूर का मतलब, अगर मैं मानता हूँ कि महीने भर का गैप भी है एग्ज़ाम में, तब भी आप चीज़ों को भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो। बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कल की क्लास से, आपका रिवीजन चेक हो जाएगा। और कल हमने पढ़ा था परिपथ, तो मुझे आप इतना बता दो कि समांतर परिपथ में धारा समान रहती है या बढ़ती है? समांतर परिपथ में धारा, दो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, कि या तो समान रहती है या बढ़ती है। यानी कि पैरेलल सर्किट में करंट जो है वो सेम रहता है या डिवाइड हो जाता है। बताओ, देखें आप सभी का रिवीजन कैसा चल रहा है। मेरे पूछने पे मुझे बहकाई देते हो या सच में रिवीजन कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी को। अनीश हमारे साथ हैं, राहुल, मुकेश भाई हैं, विनेश हैं, जय सिंह हैं, गौरव हैं, प्रियांशु भाई हैं, चंदन, रहीम, आशुतोष हैं, टाइटन हैं, नितिन, अर्पित हैं, निर्मल हैं। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत ही बेहतर उत्तर आपका, मज़ा आ गया देख के सुबह सुबह, गजब एकदम। ऐसे रिवीजन चलता रहे तो फिर तो बात ही कुछ और है। जब मैं कुछ भी पूछूं ऐसे उत्तर आता है ना, तो बड़ी दिल को शांति मिलती है कि हाँ, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। ओवरऑल मेहनत का फल वो है कि आपको चीज़ें समझ में आए और याद रहें। बहुत बढ़िया। अच्छा उत्तर आप सभी का। और सभी कहते हैं कि धारा समांतर में क्या होती है? बढ़ जाती है, जबकि समान क्या रहता है? वोल्टेज रहता है। चलिए ठीक है। अब आज के टॉपिक को समझने के लिए, देखो मैं आपसे हर दिन कहता हूं कि मेरी हर एक अगली क्लास पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। आज के टॉपिक को समझने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कि आपको नॉलेज हो हर एक पिछले टॉपिक की। अभी तक हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिया विद्युत आवेश, हमने पढ़ लिया विद्युत धारा, विद्युत विभव यानी पोटेंशियल, हमने प्रतिरोध पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, फिर हमने, हाँ, ये सारी चीजें। तो मुझे बताओ, इन चारों टॉपिक की आप सभी को अच्छे से जानकारी है ना? अगर अच्छे से जानकारी है तो ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। सॉरी, एक बार फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि हाँ जी भैया, इनकी डेफिनेशन, इनका कॉन्सेप्ट हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है, बहुत जबरदस्त तरीके से याद है। तभी हम अगली राशि जिसका नाम है विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, उसको पढ़ पाएंगे। देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हमने पहले कैसे पढ़ा कि चारों टॉपिक, फिर इन सबको मिला के क्या बनाया जा सकता है? V बराबर आई आर। फिर हमने देखा कि और इन तीनों से क्या क्या सवाल बन सकते हैं भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट बन सकता है, विद्युत परिपथ, वो भी तो प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर में जोड़ने से ही बनता है, सीरीज पैरेलल में जोड़ने से बनता है। तो एक टॉपिक को कवर करने के बाद उससे जो भी घुमा फिरा के बन सकता है, मैं सबको आप सभी के बीच में पेश करके ला रहा हूं, है ना? चलो, सब कुछ क्लियर है तो फिर मुझे थम्स अप करते रहना अगर आप मेरी बात से सहमत हों, और समझते हुए चलना। देखो, हमने विद्युत विभव की परिभाषा क्या पढ़ी थी? हमने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि किसी एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हम करते हैं वही विद्युत विभव कहलाता है। यही बात थी ना? अगर हम और गहराई में जाएं तो बात ये थी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में कितना काम हमें करना पड़ रहा है, कितना काम हमें करना पड़ेगा, इसी बात को हम क्या कह रहे हैं? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यही बात है ना? मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए ये बैटरी है आपकी, मान लो एक बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब जल रहा है एक बैटरी से। तो बल्ब के जलने की प्रोसेस मैंने आपको बताई कि भाई क्या होती है। अगर इसको थोड़ा और जूम करके बनाएं हम, मतलब बड़ा करके बनाएं, तो मान लो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, नेगेटिव सिरा है। तो क्या होता है कि अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों को आपने जबरदस्ती धक्का दे दिया और यहाँ भेज दिया। अब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा यहाँ भागना चाहेगा, बट वो इस दिशा में नहीं आ सकता, वो हमेशा इस ही दिशा में चल सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अब अपनी जगह वापस आने के लिए ऐसे घूम के आता है ना? तो इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें, मान लो बैटरी को चार्ज करने की अवस्था में देखें, तो बैटरी को चार्ज करने की अवस्था में हमने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में भाई कुछ तो उस पर कार्य किया होगा ना, कुछ तो हमने वर्क किया होगा, और इसी वर्क को हम विद्युत में विभव बोल देते हैं।
देखो मैं फिर से दोहराऊं उन सभी चीजों को, असल में विभव कोई अलग चीज नहीं है, पोटेंशियल कोई अलग चीज नहीं है, ये तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमने कितना वर्क किया वो है। लेकिन हमने इसका नया नाम क्यों दे दिया? मैं हमेशा ऐसे भी तो पढ़ सकता था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य केवल इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता है भाई, कार्य तो किसी बक्से को जमीन पर पड़ा हुआ है उसे खींचने में भी हो रहा है। फिर भाई इस वाले कार्य में और इस वाले कार्य में फर्क क्या है? तो मैंने एक फर्क प्रदर्शित करने के लिए इसका नाम दे दिया कि भाई विभव होगा। अब कहीं विभव की बात चलेंगी तो देखो, मान के चलो मैंने कहा भाई विभव है, पोटेंशियल है, तो क्या आपके मन में ये आएगा कि किसी बक्से को खींचा जा रहा है या किसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संबंधित बात है? बोलो आपके मन में क्या आएगा? जैसे मैंने कहा भाई 10 वोल्ट का विभव है, 10 वोल्ट का विभव है, तो विभव का मतलब आप जानते हो कि यार किसी चीज पे कार्य किया गया है, तो आपके मन में क्या आएगा कि किसी बक्से पे कार्य हो रहा है, या कोई बैल किसी बुग्गे को खींच रहा है, या कोई आदमी किसी बोरे को खींच रहा है, या बात चल रही है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की? आप जरा सोच के बताओ। सर मैं फिजिक्स में फेल हो गया था, अब सब सॉल्व कर लेता हूँ, शायद आप पहले ही मिले होते। यू आर ग्रेट। जय सिंह बाबू, बहुत सारा आभार, प्यार आपका, और ऐसे शब्द हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं और हमेशा एनर्जी देते हैं कुछ अच्छा करने की। कोई दिक्कत नहीं है, हम जब मिले जैसे मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, अब जहाँ जो हमारी स्थिति है हमें इसमें बेहतर करना है ना? तो इसलिए ही तो हमने एक नया नाम दे दिया था कि भाई इसका नाम हो जाएगा विभव। तो देखो, कहने का मेरा मतलब आपको ये समझाना है कि कार्य जो है ना, वर्क जो है, वो तो 20 जगह पे हो रहा है। अब आप एक चीज गलत कर लेते हो कि सिर्फ आप कार्य का फॉर्मूला पढ़ते हो, आप उसकी स्थिति के हिसाब से सूत्र नहीं पढ़ते हो। देखिए, कार्य का जो सूत्र है या किसी भी चीज का जो सूत्र है वो उस स्थिति के अनुसार होता है। बक्से को खींचने में कार्य कुछ अलग होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनों के द्वारा किए गए कार्य की बात करेंगे तो वो कुछ अलग है। फॉर्मूला सबका अलग होगा क्योंकि भाई स्थितियां अलग हैं। आप बक्से को खींचने में किए गए कार्य का सूत्र इलेक्ट्रॉन पर किए गए कार्य के सूत्र पर थोड़ी लगा सकते हो, दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम, अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा हो, आपने शक्ति का फॉर्मूला भी पढ़ा है, आपने कार्य का फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो वो हो सकता है आपने किसी अलग चीज के लिए पढ़ रखे होंगे। हम जो विशेष तौर पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बात करेंगे, और उनमें स्पेशली हम इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के रेस्पेक्ट में क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हमें यहां तक क्लियर थी कि भाई किसी वस्तु पर किया गया, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, अब सुनो, एक परिभाषा होती है ऊर्जा की। चलो, विभव के साथ लगे हाथों मैं आपसे परिभाषा पूछना चाहूंगा, ऊर्जा क्या होती है? अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? कार्य हमें क्लियर हो गया, कार्य के बाद मुझे बताओ ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। देखें कौन कौन मुझे एनर्जी की परिभाषा बताएगा। ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी? थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत सारा प्यार। पहले कहाँ थे? कोई बात नहीं है, देखिए हम जब मिले हम तब से अच्छा करेंगे, और अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। मतलब मैं कहता हूं कि अगर ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हो तो वो RWA के बच्चे के हों। हर वो बच्चा जब वहाँ सेलेक्ट हो, उससे पूछा जाए कि तुम कहाँ से हो, तो बस हमारे मुंह पे एक ही नाम होना चाहिए कि भाई हम RWA से। मैक्सिमम हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वहाँ तक पहुँचना है। थैंक यू भाई, सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा थैंक यू। चलो, बहुत ही बढ़िया कि भैया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब दर को नहीं कहते, देखो दर को शक्ति कहते हैं और क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या, अच्छा जैसे मैं आपसे पूछूं ऊर्जा में कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? आप कहोगे 1/2 mv²। ठीक है, क्या यही अब ये 1/2 mv² किसके लिए है? मान लो मैंने एक बॉल को पकड़ा और बॉल को गति दी, या मैंने एक इलेक्ट्रॉन को गति दी, तो क्या इलेक्ट्रॉन को गति देने का सूत्र और बॉल को गति देने का सूत्र, या मान लो एक रेल दौड़ी चली जा रही है उसमें गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या इनके सूत्र समान हो सकते हैं? देखो परिभाषा समान होती है। आप रेल के लिए भी यही कहोगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आप इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही कहोगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन सूत्र दोनों के अलग अलग होंगे, फॉर्मूले जो हैं वो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आइए आपको बात समझ में। तो जब मैं कहूंगा, अब असल में ना हम लोग आधा पढ़ते हैं, हम कह देते हैं बस ऊर्जा,
अब ऊर्जा तो रेल की भी है, ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन की भी है। मान लो मैंने कह दिया ऊर्जा, तुम्हें क्या पता लगेगा भाई किसकी बात हो रही है? तो इनके ना अलग अलग नाम होते हैं सबके। जैसे आप जब रेल की ऊर्जा की बात कर रहे हो, या किसी बॉल को फेंक रहे हो, या कोई मोटरसाइकिल गति में है, इन सब के पास जो ऊर्जाएं होती हैं तो उनको कहते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। इनका पूरा नाम होता है मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जब बात होती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा की, तो उसको बोलते हैं हम विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि देखो, ऊर्जा तो बहुत सारे तरह की हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे ये सारी चीजें, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ऊर्जा का सूत्र बताऊंगा, मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन की, आप गाने लगोगे 1/2 mv²। अरे वो भाई किसी और चीज की ऊर्जा है। आप कहोगे जी ऊर्जा के दो सूत्र क्यों हैं? तो मैं फिर आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऊर्जाएं भी अलग अलग हैं। जो आप यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब होता है जब हम किसी बक्से को धक्का दें, किसी बॉल को फेंके, कोई बहता हुआ पानी है और कोई चलती हुई रेल है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की बात हो, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की बात हो, तो फिर हम किसकी बात करते हैं? विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। तो बताओ कि समझ में आ रही है मुझे बात कि हाँ, कार्य भी। अब हम यहाँ पर ना केवल कौन से कार्य की बात करेंगे? जो इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होगा। हम यहाँ पे कौन सी ऊर्जा की बात करेंगे? जो केवल इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होगी। अब ऐसी शक्ति आती है, पावर आती है। भाई एक पावर उस पंप की भी है जो पानी खींच रहा है, उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉनों का लफड़ा नहीं है। एक पावर बैटरी की भी होती है जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे रही है। तो क्या दोनों के लिए समान सूत्र लग सकते हैं? नहीं, दोनों के लिए अलग अलग सूत्र लगते हैं। जो पंप है उसका है, उसकी होती है यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर, और यहाँ होती है विद्युत शक्ति, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनके सामने हम इलेक्ट्रिकल शब्द लगाते रहेंगे, उनके सामने हम विद्युत शब्द लगाते रहेंगे, और उनके सूत्र भी अलग अलग होंगे। भाई एक पंप कुएं में से पानी खींच रहा है, उसकी कुछ शक्ति है, उसका कुछ सूत्र है। क्या उस सूत्र को मैं इलेक्ट्रॉन पे लगा सकता हूं? नहीं, यहाँ पे सारी की सारी चीजें अलग होंगी। तो हमें देखो इस क्लास में तीन चीजें पढ़नी है बेसिकली। एक तो पढ़ना है हमें कार्य, एक पढ़नी है हमें ऊर्जा, और एक पढ़नी है हमें शक्ति, यानी कि एक पढ़नी है हमें पावर। तब जाकर हम तीनों चीजों को बड़े अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ो विद्युत कार्य। मैं हर चीज के सामने केवल कार्य नहीं लिखूंगा, और आप भी अगर केवल कार्य कहते हो ना, वो गलत है। आपको अपना यांत्रिक कार्य कहना चाहिए, मैकेनिकल वर्क कहना चाहिए। लेकिन आप कहोगे ऐसे क्या सब किताबें गलत है? नहीं। जैसे आपने देखो ये लिख दिया 2, आप इसको किसका मानोगे? प्लस का, माइनस का? बाय डिफॉल्ट आप इसको प्लस का ही मानते हो, लेकिन माइनस का 2 लिखने के लिए आपको लगाना पड़ता है। तो अगर कहीं पर खाली लिखा हुआ है ना कार्य, ऊर्जा या शक्ति, तो वो खुद ही मान लेना चाहिए कि वो यांत्रिक है। लेकिन अगर तुम विद्युत की बात करोगे तो तुम्हें लगाना पड़ेगा, जैसे माइनस की बात करोगे तो तुम्हें लगाना पड़ेगा फिर वो। चलो, तो ये हो गई आपकी विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। और दिखाएंगे तो हम इसको भी डब्ल्यू से ही। इनके मतलब संकेत अलग अलग नहीं होंगे, संकेत तो सबके समान हैं। तो पहले देखो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है। तो भाई इलेक्ट्रिकल वर्क होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो कार्य लगता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल वर्क कहते हैं। और इसका सूत्र कहाँ से निकालते हैं हम? पहले इसकी परिभाषा लिख लो। अच्छा, अगर हम और थोड़ा सा ऊपर चले, कार्य की तरफ चले, जैसे देखो मैंने तो विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी, थोड़ा सा 1 मिनट और लूंगा आपका, एक बेस बन जाएगा तो मजा आएगा पढ़ने में। मैंने तो यहाँ विभव की परिभाषा बताई थी, विभव की परिभाषा के लिए मैंने कार्य का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बच्चा कहेगा भैया आखिर कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है? और थोड़ा सा ऊपर चलो, क्या सभी ने ये बात पढ़ी है कि वर्क का मतलब है, कार्य का मतलब है कि किसी वस्तु पर आपने बल लगाया और उसमें कुछ विस्थापन हो गया। यही तो आप पढ़ते थे कि भाई फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट के आ जाने से हम कहते हैं किसी भी जगह पे कार्य हो रहा है। ये कभी या कभी तो आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लो कोई वस्तु है, उस पर मैंने कुछ बल लगाया, उसमें कुछ विस्थापन आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कार्य बोलते हैं। तो मतलब कार्य का मतलब होता है कि एक वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, एक वस्तु जब एक जगह से दूसरी जगह चल रही होती है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ये कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, ये कुछ ना कुछ वर्क कर रही है, या इस पर कोई कार्य किया गया है। ये होती है बेसिकली वर्क की डेफिनेशन। असल में आज हमें 3 चीज पढ़नी है, वर्क, एनर्जी और पावर। ये एक चैप्टर भी है,
बट अगर हम इसको इलेक्ट्रिक के लिए पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि विद्युत कार्य, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां बात समझ में आ गई। तो कार्य की डेफिनेशन हम यहां पर क्या बनाएंगे, हम अपने सूत्र से बनाएंगे। हम देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन नहीं बनाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, वो होता है यांत्रिक कार्य। यहां पर कार्य की परिभाषा क्या लिखोगे तुम, देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं ऐसे ही लिखूंगा कि हम जानते हैं। जानते हैं का मतलब हमने ये पीछे पढ़ लिया, हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। तो यहां से अगर मुझे कार्य का मान निकालना हो तो देखो Q से कहेगा अब ये कि भाई अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया, Q नीचे है तो यहाँ किस में जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V गुणा Q। अब इनको हम ऐसे तो लिख सकते हैं कि W बराबर V गुणा Q। तो अब मेरे लिए फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क का, कार्य का फॉर्मूला बन गया V गुणा Q। अब मैं F डॉट एस नहीं लगाऊंगा, तुम रो ना मत कि भैया हमने तो बल गुणा विस्थापन पढ़ा, अरे वो तुमने भाई यांत्रिक कार्य पढ़ लिया था, वो तो मैकेनिकल वर्क था। लेकिन विद्युत कार्य का होगे तो तुम ये कहोगे कि कितना पोटेंशियल कितने आवेश पर लगा है, बस। आप चाहे तो परिभाषा बना सकते हो, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है कि विद्युत विभव तथा आवेश के गुणनफल को कार्य कहते हैं। विद्युत विभव तथा आवेश का गुणनफल कार्य कहलाता है। विद्युत विभव तथा आवेश का गुणनफल कार्य कहलाता है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज इज सॉलिड एज वर्क। बोलो, ये बात सबको समझ में आई, मजा आ गया। भैया घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, बोल रहे 28 उम्र का हो गया, छोड़ दे सब कुछ, क्या करूं प्लीज आप बताओ। देखो प्रवीण बाबू, मैं इसमें घर वालों की तो बिल्कुल गलती नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो हमारी बैकग्राउंड होती है घर वालों की, उसमें एक बच्चे को 28 साल तक बिठा के खिलाना अपने आप में वाकई चैलेंज होता है। जब ढेर सारी समस्याएं सामने हों, 28 साल तक हम किसी बच्चे को खिला का मारें, वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपकी भी गलती नहीं बताऊंगा, मैंने भी ये सारी चीज़ें झेली हैं। देखो कोई भी आप में से अगर इस समस्या से जूझ रहा है कि वो घर वालों से पैसा ले रहा है, देखो असल में दो चीज़ें होती हैं। एक उम्र के बाद घर वाले, या एक स्थिति के बाद घर वाले आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें, जबकि आप उनसे उल्टा ले रहे होते हो, तो आप दोहरी मार पड़ रही है घर वालों को। आप घर वाले उम्मीद कर रहे हैं मिल जाए कुछ, बट उनको और देना पड़ रहा है। तो आप एक डायरेक्शन से अगर उनकी मार को कम कर दो, कौन सी वाली, कि आप उनसे लेना बंद कर दो। आप कोशिश करो अपने खर्चे खुद चलाओ, खर्चे रखो लिमिटेड, बिल्कुल लिमिटेड। सिंपल सा फोन, सिर्फ उसका रिचार्ज, कोई कपड़े जूते नहीं खरीदने। हमें जो कपड़े जूते लत्तों में पैसा लगा रहे हैं, हम उसको लगाएंगे अपने कोर्स लेने में, घर वालों से नहीं लेना पड़ेगा। तो हमारी ना खर्चे लिमिटेड हो जाएंगे। और उसको करने के लिए आपको क्या करना है, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाओ। यार आप सभी इस स्तर पे हो, 5वीं के बच्चों को तो ट्यूशन पढ़ा सकते हो, जो 10वीं के बच्चों को पढ़ा सकता है 10वीं के बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन ज़्यादा बच्चे मत पकड़ो, आप पकड़ो बस 2 4 6 बच्चे। अब आपको लगता है जी कौन भेजेगा, आप एक से शुरुआत करो। कुछ समय बाद अपने आप आपकी चर्चाएं, अगर आप अच्छा पढ़ाओगे, होनी शुरू हो जाएंगी। आपके पास 2 4 6 8 10 बच्चे आ जाएंगे। 1 घंटा पढ़ाओ, उससे ज़्यादा मत पढ़ाओ, लालच में मत पड़ जाना, ये बड़ा बुरा लालच होता है। थोड़े थोड़े पैसे आने लगते हैं तो मजा आने लगता है, आदमी उसी में लिप्त हो जाता है। आपको 1 घंटा पढ़ाना है, अपना खर्चा चलाना है, घर वालों से पैसे मत लो, बस घर वालों से पैसे मत लो। देखना वो आपसे कहना कम कर देंगे, आपसे उम्मीद तो करेंगे बट उतना नहीं करेंगे। तो यही एक सबसे ज्यादा तरीका है। चलो जी, अब देखिए, तो क्वेश्चन है कि भाई विद्युत विभव तथा आवेश का जो गुणनफल है कार्य कहलाता है, द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज इज कॉल्ड एज वर्क। एक साथी ने कहा भैया इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा। मैंने कहा देखो मेरे भाई साथी, मात्रक जो बनेगी, यूनिट जो बनेगी, देखो विद्युत एक तो बनती है यूनिट हमेशा सूत्र से, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया है भाई। सूत्र से जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, विभव की यूनिट क्या होती है वोल्ट, आवेश की होती है कुलाम। तो वोल्ट इंटू कुलाम, ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी वोल्ट इंटू कुलाम। लेकिन भैया ऐसा यूनिट क्या होगी,
अच्छा, इसको हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, हालांकि हिंदी ही लिखी है ये तो, क्योंकि ये सब नाम है, नाम तो हिंदी इंग्लिश में एक ही रहता है ना। वोल्ट पर गुलाम, तो भैया जी वोल्ट इंटू गुलाम को हम एसआई मात्रक में क्या बोलें, डायरेक्ट मात्रक क्या बोलें, तो इसका जो एसआई मात्रक है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो होती है जूल। ठीक है, तो वोल्ट इंटू गुलाम को ही हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। अब देखो सवाल कैसा आएगा, सवाल आएगा कि निम्न में से जूल किसे कहा जा सकता है, मतलब जूल किसे कह सकते हैं। ए ऑप्शन होगा वोल्ट इंटू कुलाम, बी ऑप्शन होगा वोल्ट पर कुलाम, सी ऑप्शन होगा वोल्ट की पावर 2 गुणा कुलाम, ठीक है, डी ऑप्शन होगा न्यूटन। बताओ कि किसे आप जूल कह सकते हो, बताइए। अब देखो बहुत सारे साथी हैं, कोई नाइट में जॉब कर रहा है, कोई गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम चीज़ों को नहीं संभाल सकते। असल में देखो यार, स्थितियां तो खराब आएंगी। समझदार, आप जो बात बताते हो ना कि ये वो तो बहुत समझदार है, या वो तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनके पास एक गुण होता है कि वो स्थितियां आने पे रोते नहीं है कि ये आ गया, ये कैसे हो गया, भगवान तूने मुझे ही क्यों दे दिया, मैं ही मिलता हूँ, यही करता हूँ ना। वो उनका समाधान ढूंढते हैं कि भाई अब आपदा तो आ गई, इसको थोड़ा ना मैं वापस भेज सकता हूँ, अब बात है कि समाधान ढूंढना है इसका, वो उसके सॉल्यूशन पे काम करते हैं हमेशा। अब सॉल्यूशन पे काम करो, हमेशा कुछ ना कुछ मिल जाएगा। सोचने बैठोगे, ऊपर वाला मदद करता है, ऊपर की जो एनर्जी है ना, ऊर्जाएं हैं, हमेशा आपकी मदद करती हैं। ढेरों साथी अपना अपना काम चला, मैंने खुद चलाया यार। मैं आपको बताऊं, मैंने तो 2015 के बाद से, मतलब मेरी तैयारी का एक लंबा समय रहा, ये मानो कम से कम 2015 के बाद से आज तक अपना खर्चा खुद चलाया। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एक पैसा घर वालों से नहीं लिया मैंने, जब तक नौकरी लगी। हाँ जी बताइए। तो आप कहोगे कि भैया वोल्ट कुलाम को हम क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं। अब देखो एक आपको मैं बात समझाऊं, अगर आप यांत्रिक कार्य को देखोगे तो यांत्रिक कार्य जो होता है, मैं आपको हटके समझा रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, यांत्रिक कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इसका मात्रक देखोगे, इसकी यूनिट देखोगे, तो देखो सूत्र से इसकी यूनिट क्या बनती है, न्यूटन मीटर, और ऐसा ही मात्रक सेम होते हैं, ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। तो भाई साहब आप देखो, वोल्ट इंटू कुलाम को भी जूल कह सकते हो और न्यूटन मीटर को भी जूल कह सकते हो, बट दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ न्यूटन मीटर भी आ जाएगा, नहीं, कोई सी एक चीज होगी। तो हमें ऐसे नहीं कहना यार भैया जी तुमने तो, जब मैं कल को ये पढ़ाऊं कि न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं, अगले किसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो ये मत कहना जी वोल्ट कुलाम को जूल कह दिया था, अब तुम न्यूटन मीटर को जूल कह रहे हो। भाई वो विद्युत है और ये यांत्रिक है, ये दोनों चीजें ही अलग अलग हैं, हमें इनको कंपेयर करना ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, टोटली डिफरेंट है। ठीक है जी, चलो ये बात मुझे समझ में आ गई यहां तक कि विद्युत कार्य क्या होता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किस किस को एक बात समझ में आ जाएगी, यहां के आगे चलते हैं ना, यहां तक हमने पढ़ लिया। अभी हमने पढ़ा W बराबर V गुणा Q, ठीक है, ये मेरे पास एक मेन फॉर्मूला हो गया। अब मुझे बताओ कि मैं इससे कितने फॉर्मूले बना सकता हूं। अगर आप हर चीज को रटने की कोशिश करोगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको रटना नहीं है, आपको इनको अच्छे से समझते हुए चलना है। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं Q की जगह है, अब एक सूत्र देखो मुझे पता है क्या, कि भाई I बराबर होता है Q बटे T, तो मैं Q की जगह I गुणा T रख सकता हूं, बोलो यस और नो। अगर मैं प्यारे भाई Q की जगह रख दूं I गुणा T, ये मुझे आता है, मैंने कहा था ना पिछली नॉलेज होनी चाहिए भाई। अब कुछ मुझसे कोई ये पूछे ये कहाँ से आया, तो मैं हाथ जोड़ खड़ा हो जाऊंगा, पुरानी क्लास देख लो। Q बराबर I गुणा T, इसकी जगह I गुणा T रखूंगा, तो ये V गुणा I गुणा T हो जाएगा क्या, बोलो यस और नो। कि भैया यही सूत्र ये है, दोनों एक ही बात है। यांत्रिक का भी इसी में लिखवा दो, ठीक है, तो फिर मैं यांत्रिक का भी लिखवा देता हूँ, मैं एलियनों का भी इसी में लिखवा देता हूँ, मैं फिर ऊंट घोड़ा गधा भैंस सभी के बारे में इसी में लिखवा दूँ। अरे मैं आपको जो समझा रहा हूँ बस उसे समझ लो और दरकिनार कर दो, वो सब कंफ्यूजन वाली चीज़ें जो आप करते हो। अगर यांत्रिक भी इसी में लिखोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, हमें केवल विद्युत की बात करनी है।
देखो शिवम यादव पूछ रहे हैं जैसे भाई क्यू क्या होता है। भाई शिवम यादव आपको मेरा प्रणाम है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर भैया बाकी बता दो मैं गलत हूँ तो। भाई साहब क्यू मैं पीछे 20 बार समझा चुका हूँ, अब तुम फिर मुझसे यही पूछो क्यू क्या है, आई क्या है, टी क्या है, तो भाई मैं देखो माफ़ी चाहूँगा आपसे। बच्चे हर चीज़ में कैसे बता पाऊंगा जो हमने पीछे पढ़ ली है ना। ठीक है, तो ये हो गया वी आई टी। अच्छा और बताओ और क्या चेंज कर सकते हो। एक बच्चे ने कहा कि भैया एक बात बताओ, क्या मैं इसे और चेंज करके दिखा दूं। मैंने कहा दिखा दे भाई। अब देखो उसने कहा कि क्या मैं वी की जगह आई आर लिख सकता हूं। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता है, तो भाई वी की जगह आई आर लिख दे। तो उसने कहा भैया जब मैं वी की जगह आई आर लिख दूंगा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी की जगह आई आर है ना, तो यहाँ आई इंटू आर लिख दूंगा और एक आई पहले से है और एक टी है, तो भैया क्या ये आई स्क्वायर आर टी बन जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल बन जाएगा। तो कह रहा अच्छा इसका मतलब मैं इसे आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा भैया बिल्कुल लिख सकता है। तो ये दोनों बात एक ही है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, बात ही दोनों एक है। अब अगर तुम ये कहो जी इतने सारे कैसे याद करेंगे, तो मैं तो कहता हूँ याद करना ही क्यों है। आप केवल एक चीज याद रखो, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। ठीक है। एक भैया ने कहा अच्छा जी ऐसे तो मैं भी करके दिखा दूंगा। मैंने बोला क्या। उसने कहा देखो जैसे इस भाई ने तो किया है चेंज वी को, मैं आई को चेंज कर दूंगा, मैं यहां से चेंज कर दूंगा आई को। मैंने कहा जी कैसे कर दोगे। उसने कहा मैं आई की जगह वी बटे आर ना रख दूंगा। मैंने कहा अच्छा उससे क्या हो जाएगा। उसने कहा देखो फिर क्या बन जाएगा, डब्लू बराबर वी तो वी ही रहेगा, आई की जगह मैं रख दूंगा वी बटे आर, वी बटे आर और एक टी मेरे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी बटे आर। मैंने कहा भैया बात तो तुम्हारी भी ठीक है, वी स्क्वायर टी बटे आर। अब इसमें और कोई चेंज नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे कहो जी मैं और कुछ चेंज कर दूंगा, तो फिर और कोई चेंज नहीं हो जाएगा। तुम करके देख लो, नहीं तो इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल कोई चेंज नहीं है। तो आपको ये चार फॉर्मूले या तो याद कर लो। अब सुनो, अब इसको और थोड़ा सा मैं इजी करूं आपके लिए, तो आप ये कहो कि भैया देखो चार चीजें हैं, कौन कौन सी। एक तो मेरे पास है Q, एक है मेरे पास V, एक है मेरे पास I, एक है मेरे पास R। ठीक है, चार चीजें हैं। अगर याद रखना, और W का संबंध इन सबसे है। अगर W का संबंध इन सबसे है ना, तो चार ही फॉर्मूले पढ़ बन जाएंगे। अगर आप W का संबंध इन चारों चीजों से है तो चार ही फॉर्मूले बन जाएंगे। एक फॉर्मूला होगा, देखो अब हर एक फॉर्मूले में ध्यान से देखना, इन चारों में से कोई एक चीज गायब होगी। जैसे यहां पर पहले यहां से देखो, यहां कौन गायब है, देखो V और I है, R नहीं है। यहां पर I और R है, V नहीं है। यहां पर V और R है, I नहीं है। ठीक है। और यहां पर कौन है भाई, यहां पर तो केवल V है, I और R दोनों ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम फॉर्मूले बन सकते हैं। R की वैल्यू रख दो रो इंटू एल बटे, खूब रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। हाँ Q बराबर N गुणा E भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब मजा आ रहा है मुझे भी कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत आपको इन चारों की पड़ेगी। अब चाहे तो आप इन चारों को रट लो, चार भी नहीं रट पा रहे हो तो देखो मिनिमम तीन तो रट ही लो। जो साथी चाहते हैं कि इसको और आसान बना दो, तो मैं देखो उनको क्या सलाह दूंगा कि आप एक काम करो, आप याद रखो कि भैया कार्य जो होता है ना, ये होता है वी आई टी बस। ठीक है, आप यहां से शुरू करो, आप यहां से शुरू ही मत करो, आप यहां से शुरू करो। और आप ओम का नियम दिमाग में रखो कि वी आई आर मतलब मेरे पास एक सूत्र तो ऐसा होगा कि जिसमें वी और आई होंगे, एक सूत्र ऐसा होगा जिसमें आई और आर होंगे, और एक सूत्र होगा जिसमें आर और वी होंगे। इनको बोलते हो तुम ट्रिक विरिक से पढ़ना, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना। तो ऐसे पढ़ लो कि भाई मैं यहां से याद करूंगा, उसके लिए आपको शुरुआत में ये याद रखना पड़ेगा डब्ल्यू बराबर वी आई टी, और आपको ओम का नियम याद रखना है कि मतलब एक फॉर्मूला ऐसा बनेगा जिसमें ये दोनों होंगे, तो वी और आई दोनों हैं। अगला फॉर्मूला ऐसा होगा जिसमें आई और आर होंगे, तो आई को हटा दो, आई की जगह क्या रख सकते हो, आई की जगह वी बटे आर रखोगे, तो फिर से वही बन जाएगा वी स्क्वायर टी बाई आर। एक फॉर्मूला हो गया जिसमें आई और आर, वी और आई होंगे, वी और आई होंगे। एक फॉर्मूला हो गया जिसमें वी और आर होंगे, वी और आर हमें मिल गए। एक फॉर्मूला होगा जिसमें आई और आर होंगे, तो आई और आर वाला फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी, है ना। आप ऐसे याद रख लो कि भैया जी ये तीनों चीज, और सीक्वेंस में पढ़ लो, आपको कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे पढ़ लो। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट करा देता हूँ कि देखो भैया यहां से याद करोगे, ओम का नियम याद रखो, वी आई आर, एक फॉर्मूले में वी और आई ऑलरेडी हैं,
एक फॉर्मूले में केवल आई और आर होंगे तो आप याद रखोगे आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूले में केवल आर और वी होंगे तो आप याद रखोगे वी स्क्वायर बाई आर टी। टी तो सबके साथ चले गए, टी तो सबके साथ है, ऐसे याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो कहानी को। ये लो, काम के ये 3 फॉर्मूले हैं, इतने से ज्यादा हमारे काम का कोई सूत्र नहीं है। इन 3 फॉर्मूलों में हमारा काम हो जाएगा। अब बताओ कि हाँ जी मैं इसको याद रख लूंगा। आसान असल में यही है कि भाई वी आई टी हम याद रखें, डब्ल्यू बराबर वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी बाई आर, ये 3 फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। जिनको ये समझ नहीं आया छोड़ दो, एक तरफ छोड़ दो, बस ये कह दो कि भैया मैं इनको याद कर लूंगा, मुझे नहीं समझना कुछ भी, मैं तो भाई रट्टू तोता आदमी हूँ, मुझे तुम रटवा दो, मैंने सीखा ही ट्रिक से पढ़ना है, तो मुझे तो तुम ट्रिक बता दो। फिर पेपर में चाहे मुझसे सवाल बने ना बने वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम मुझे ट्रिक से बता दो। टाइम सब में है। अब जिसको ये पूछना है टाइम सब में, देखो तुम अगर मुझसे तुम इससे पढ़ना चाहते हो तो फिर मुझसे 100 सवाल कर लो। असल में ना तुम मुझसे 100 सवाल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई सवाल बनेगा ही नहीं। यहाँ से सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, भैया टी तो सब में है, वो तो सब में है, भाई फिर मैं उनके जवाब नहीं दूंगा। भाई तुम याद कर रहे हो ना सीधा सीधा, तो याद ही कर लो, फिर खत्म कहानी। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लो। कार्य का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई कार्य का जो सूत्र है, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूं, अगली स्लाइड पे देख लो। जिनको यहां तक समझ नहीं आया वो सुनो। कार्य का फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये v गुणा क्यू, ठीक है। बाकी आप यही एक कार्य का फॉर्मूला याद रख लो, वी आई टी। एक तो ये होता है, एक फॉर्मूला ये एक होता है वी स्क्वायर बाय आर टी और एक होता है आई स्क्वायर आर टी। बस सीधे सीधे फॉर्मूले याद रख लो फिर आप। ये लो भैया, अब बताओ, अब क्लियर है कि मैं एक फॉर्मूला ये याद रख लूंगा और 3 फॉर्मूले ये याद रख लूंगा, कुल 4 फॉर्मूले में याद कर लूंगा। एक बार थम्स अप करो, अब क्लियर है भैया मुझे। ठीक, चलो तो मैं ये 4 फॉर्मूले कार्य के याद रख लूंगा। अब सुनो एक बात, बिल्कुल सिंपल सी बात हमारी हो गई। अब बात करते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। यहां तक हमारा विद्युत कार्य हो गया, विद्युत कार्य कंप्लीट हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ये हमने इसका सवाल कर लिया था, अब चलते हैं विद्युत ऊर्जा पर। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क, तो सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो विद्युत ऊर्जा को हम ई से दिखाते हैं, ई। तो विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब है, विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि पहली बात, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, आप पढ़ते हो हमेशा कि भाई कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ वर्क डन, कार्य करने की क्षमता, खत्म कहानी। अब भैया कार्य का फॉर्मूला ये नहीं होता क्या, डब्ल्यू बराबर एफ एस। अब पहले तो ये बताओ कि अभी किस किस का ये डाउट बचा है कि भैया मैंने तो कार्य का फॉर्मूला ये लिखवाया वी गुणा क्यू, लेकिन भैया मैंने तो एफ गुणा एस पढ़ा था। अभी तक ये डाउट किस किस का बचा है। अरे भाई पूरी तो ताकत लगा दी उसी बात को समझाने में, मुझे पता था तुम वहीं कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैंने रूपरेखा ही वहीं से बनाई, 15 मिनट वही समझाया आपको। अब फिर भी इसके बाद आपका डाउट बचा हुआ है तो प्यारे बच्चे आप थोड़ा सा फिर शुरू से एक बार देखो क्लास को, कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है आपके समझने में, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से देखें। चलो विद्युत ऊर्जा क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है, आप कहते हैं जी कार्य करने की क्षमता, तो विद्युत कार्य है, विद्युत कार्य को करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा बोल देंगे, बस इतनी सी तो बात है। तो आप लिखेंगे कि विद्युत कार्य करने की क्षमता, विद्युत कार्य करने की क्षमता विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत ऊर्जा कहलाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन,
इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, ये बात हुई ना कि भाई वो तो मैकेनिकल एनर्जी है, वो तो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य के फॉर्मूले हैं जो आपने याद कर रखे हैं। अब ये बिल्कुल अलग है। अब देखो, आप कहोगे भैया इसके फॉर्मूले क्या होते हैं विद्युत ऊर्जा के, तो याद रखना कि विद्युत ऊर्जा के और विद्युत कार्य के, विद्युत ऊर्जा के और विद्युत कार्य के फॉर्मूले जो हैं वो बिल्कुल समान हैं, वो बिल्कुल सेम हैं। तो आप कहोगे कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत कार्य सेम है, विद्युत कार्य के फॉर्मूले ही विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, ये याद रखना। तो विद्युत कार्य के कितने फॉर्मूले थे? 4 फॉर्मूले थे। एक तो है V गुणा Q, एक है V गुणा I गुणा T, एक है I स्क्वायर R गुणा I स्क्वायर R गुणा T, और एक है V स्क्वायर बाई आर टी। ठीक है, ये बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं। तो आप लिख भी दोगे चाहे नीचे कि विद्युत ऊर्जा के सूत्र विद्युत कार्य के ही समान हैं। विद्युत ऊर्जा के सूत्र विद्युत कार्य के समान हैं, यानी कि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सेम एज इलेक्ट्रिकल वर्क। अब ये मत कहना जी, मान लो हमसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला किसका है, कि ये फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा का है या ये फॉर्मूला विद्युत कार्य का है। नहीं, आपसे देखो सवाल कैसे आएगा, मैं सवाल बता देता हूं। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में कौन विद्युत ऊर्जा का सूत्र नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन होंगे, ऑप्शन होंगे V गुणा Q, बी ऑप्शन होगा I स्क्वायर आर टी, सी ऑप्शन होगा VIT, और डी ऑप्शन होगा आपका IRT। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब बताओ इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल याद रखना, E और W के सूत्र एक ही हैं। सवाल में कभी इस बात से आपका सवाल नहीं अटकेगा कि ये दोनों एक ही हैं। सवाल में वो या तो अलग ऊर्जा की बात करेगा या वो अलग से कार्य उसकी बात करेगा, कार्य की बात करेगा, अलग अलग बात करेगा दोनों सवालों में। आपको ये सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि देखो भैया, भाई V गुणा Q भी है, आई स्क्वायर आर टी भी है, VIT भी है, IRT नहीं है। आई स्क्वायर आर टी होता तो ठीक है। बस ऐसे करके चीजें पूछी जाएंगी। अब तुम मुझसे ये कहो जी, ऐसा क्यों होता है कि दोनों के सूत्र समान हैं? देखो मेरी एक बात को समझो कि पेपर में आपके में ना कभी क्यों से प्रश्न बनता ही नहीं है, जितना क्यों जरूरी है। जैसे यहाँ क्यों जरूरी था कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आखिर आ कहाँ से रहे हैं, तो मैंने आपको समझाए। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बड़े अच्छे से समझाया कि ये आ कहाँ से रहे हैं, मैंने सब कुछ बना बना के बताया। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो मैंने आपको दूसरा विकल्प भी दे दिया कि क्यों से सवाल नहीं पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा यहाँ से ये क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्यों आया, कभी नहीं पूछेगा। बस आपसे इनसे जुड़े सवाल पूछेगा। आपको सिर्फ इतना याद है तो आप कर ले जाओगे, कभी आपसे ये नहीं पूछेगा। मतलब मैं कहता हूँ जिंदगी में कोई सवाल ऐसा नहीं बनेगा जिसमें आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि वर्क और एनर्जी के फॉर्मूले एक जैसे हैं। इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होगे। या तो वो अलग कार्य की बात करेगा या वो अलग ऊर्जा की बात करेगा। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? कार्य हो गया, उसके बाद ऊर्जा हो गया। अब देखो विद्युत शक्ति, तीसरी चीज आती है शक्ति इस चैप्टर का। ये तीनों चीजें एक साथ चलती हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो चैप्टर का नाम था विद्युत शक्ति, और असल में तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विद्युत शक्ति, आप कहोगे
इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब पावर के आपने बहुत सारे फॉर्मूले पीछे पढ़े होंगे। एक बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला आप जो पढ़ते हो, आप कहते हो कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यही बोलते हो आप कहते हो कि कार्य, अब यहां कौन सा कार्य है? देखो, अगर कुछ कार्य नहीं कह रहे हो तो फिर आप यांत्रिक कार्य कह रहे हो, बट अगर विद्युत में बात करोगे तो आप कहोगे विद्युत कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है, यानी कि रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? आप सूत्र पढ़ते हो हमेशा कि भैया जो शक्ति है ना, ये होती है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय, यहां तक क्लियर है सबको कि भाई ठीक है, पावर का फॉर्मूला W बटे T है। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि बाकी सूत्र क्या बनेंगे? समझो मेरी बात को, मैं आपको अलग करके बताता हूं। मैंने लिखा पावर का फॉर्मूला है W बटे T, और W के कितने फॉर्मूले याद है मुझे W के फॉर्मूले याद हैं कि भाई W होता है V गुणा Q, ये होता है VIT, ये होता है I स्क्वायर RT, ये होता है V स्क्वायर T बाई R। यही तो फॉर्मूले हैं। अब आप कहते हो कि पावर की जगह क्या लिख दोगे? W बटे T। मतलब अगर आप देखो W की जगह ये रखोगे VQ तो बटे T आ जाएगा। ठीक है, या आप V अगर W की जगह रखोगे, एक एक करके रख लेते हैं ना, एक काम करो, एक एक करके सारी चीजें पुट कर लेते हैं। मैंने रखा पावर बराबर, अच्छा चलो एक काम कर लो ना, मुझे इतना पता है कि वर्क के फॉर्मूलों में समय से भाग कर दूंगा तो पावर बन जाएगी। मतलब इन फॉर्मूलों में अगर मैं सब में वर्क से भाग कर दूंगा, टाइम से भाग कर दूंगा तो पावर बन जाएगी। तो इसमें भी टाइम से भाग कर दो, इसमें भी टाइम से भाग कर दो, इसमें भी टाइम से भाग कर दो, इसमें भी टाइम से, तो देखो ये पावर के फॉर्मूले बन जाएंगे। अब यहां तो कुछ भी हटाने को है ही नहीं, तो वी क्यू बटे टी हो जाएगा। अब यहां से टी हट जाएगा, ये हो जाएगा वी आई, यहां से टी हट जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, और यहां से टी हट जाएगा, ये बच जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। तो यही फॉर्मूले किसके लिए काम कर जाएंगे? हमारे शक्ति के लिए काम कर जाएंगे। यही फॉर्मूले, यही सूत्र हमारे लिए किसके लिए काम कर जाएंगे? पावर के लिए काम कर जाएंगे। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है क्या? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी जूल है क्या? नहीं, ऐसे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक ही जूल है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक सिर्फ और सिर्फ जूल है। एनटीपीसीपी की बची हुई क्लास इस संडे हो जाएंगी। टाइम टेबल मैं आपको कल बता दूंगा किस टाइम होनी है। ठीक है, तो भैया मेरे को बात समझ में आ गई कि देखो पावर के जो फॉर्मूले हैं ना, शक्ति के जो सूत्र हैं, वो क्या बनेंगे? बेसिक फॉर्मूला तो ये है, और इसी से तोड़ मरोड़ के और सूत्र बन जाते हैं। वो क्या क्या है? V और Q में तो टाइम का डिवाइड लग जाता है, बाकी सब में से टाइम हट जाता है। जैसे V और I में से टाइम का डिवाइड टाइम हट जाएगा, यहां से टाइम हट जाएगा, और यहां से आपका टाइम हट जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटे R। ये हो गया क्लियर? लो बोलो क्लियर है ना? तो बस इतना सा हमें पढ़ लेना है। अब एक बार आप इसको पढ़ लो और फिर मैं आपको बताता हूं इस सारी चीजों को एक साथ लिख के, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप मात्रक देखोगे तो देखो ऐसा ही मात्रक तो सभी का सेम है। यूनिट ऐसा ही मात्रक आप देखोगे ना, चाहे वो विद्युत कार्य हो, चाहे वो यांत्रिक कार्य हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण का कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य हो, सबका मात्रक सेम ही रहेगा। तो पावर का मात्रक भी सेम ही रहेगा। अगर ऐसा ही मात्रक की बात करोगे तो वो तो वॉट ही रहेगा। चाहे आप कोई सी भी पावर देख लेना, हमेशा वॉट रहेगा। हाँ, बस इतना सा ही तो समझना है। सब एक ही फॉर्मूले हैं, बस सब चीज थोड़ी सी इधर उधर करनी है। अब सुनो, एक साथ पढ़ लो सारे फॉर्मूले, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ो कार्य के फॉर्मूले, सबसे पहले पढ़ो वर्क के फॉर्मूले, फिर पढ़ो एनर्जी के फॉर्मूले। ठीक है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा के सूत्र। फिर पढ़ लो शक्ति के सूत्र यानी कि पावर के फॉर्मूले।
और देखो और आसान आपके लिए बनाऊं मैं चीजों को। एक पहले पहले वाले फॉर्मूले को छोड़ दो, आप यहां से शुरू करो। वी आई टी पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बटे आर टी। ठीक है, अब ऊर्जा के फॉर्मूले तो सेम है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार दो, सारे फॉर्मूले यही हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे शक्ति के सूत्र पूछोगे तो मैं कहूंगा सब में से टी हटा दो, बस हटा दो टी, ये वी गुणा आई बन जाएगा, ये आपका आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और तीसरे में ये वी स्क्वायर बटे आर बन जाएगा। बस सब में टी हटा दो, खत्म। वो आपको पहला वाला फॉर्मूला जो है ना, अगर याद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो यहां हमें याद रखना पड़ेगा कि शक्ति में टी हट रहा है, लेकिन उसके लिए याद रखना पड़ेगा कि शक्ति में टी जुड़ रहा है। कैसे, अगर आप वो वाला फॉर्मूला देखोगे तो वो हो जाता है वी गुणा क्यू, मतलब यहां इन सब में टी है बट उसके साथ टी नहीं है, यहां भी इन सब में टी है बट उसके साथ टी नहीं है। जब यहां टी हट जाएगा उसमें टी जुड़ेगा, यही तो हम पढ़ रहे हैं। देखो मैंने आपको लिखवाया तो है कि उसमें टी जुड़ जाता है। यहां देखो वी क्यू बटे टी हो जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड कहां गया भाई, ये यहां टी जुड़ जाता है। तो आपको नहीं भी याद हो रहा है तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के तीन फॉर्मूले मेन हैं, ऊपर के तीन फॉर्मूले इसमें इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास का सार बता रहा हूं, इसको भूल जाओ, खत्म। अब बताओ, अब चीजें आसान है ना, बस कुछ करना ही नहीं है। अब बताओ, समझना छोड़ो। देखो मैं आपको बताऊं कि समझना तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपको तो सिर्फ याद करना है चीजों को। कभी समझने से कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा समझने से। बस आपको ये पूछा जाएगा कि ये सूत्र क्या है या इनसे बनने वाले सवाल क्या है, इतने से काम हो जाएगा। वो भी याद हो गया तो बहुत बढ़िया। अब जैसे आपको अच्छा लगता हो वैसे कर लो। बेसिकली ये तीन चीजें हैं बस, ये तीन चीजें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन्हीं से घुमा के एनर्जी बन जाती है और इन्हीं से घुमा के शक्ति बन जाती है। शक्ति पूछा है तो टी हटा दो। चलो तो भैया जी अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, और ये तो हो गया हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति की। आज हमने सूत्र समझ लिए, थ्योरी समझ ली। अब कल तो सैटरडे है, क्लास आपकी नहीं होगी, ये क्लास होगी आपकी मंडे को। अब देखो 2 दिन का गैप आ गया, शनिवार रविवार। अब इसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मंडे को, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया जी इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लेना। रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छे से ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनके क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी कार्य से, ऊर्जा से, ऐसे बोलो विद्युत कार्य से, विद्युत ऊर्जा से और विद्युत शक्ति से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है, हम उनको अच्छे से मंडे में करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए फॉर्मूले आने चाहिए। और मैंने आपको एक बात बता रखी है, इस शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे, आपको ना दोनों दिन अच्छे से रिवीजन करना है। कब तक का, जब से आपने कोर्स को शुरू किया है। तो जब से आपने कोर्स शुरू किया है तब से लेकर अब तक जो आपने पढ़ा उसको 2 दिन बढ़िया तरह से रिवाइज कर लेना, पूरा का पूरा रिवाइज करना, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे चीज़ों को। कल आपको क्विज मिलेगी, क्विज के क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। क्विज मिलती है आपको एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन में आप जाएंगे हमारे क्विज वाले सेक्शन में और वहाँ पे आपको क्विज लिखा हुआ है, वहाँ पे क्विज वाले सेक्शन में आप क्विज डालिएगा तो आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। मिलते हैं कल, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।